मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम आपको यूपीपी के जीएस के वे क्वेश्चन करवाएंगे जो क्वेश्चन बार बार या तो पेपर में पूछे जा चुके हैं या फिर आगे यूपीपी के पेपर में पूछे जा सकते हैं। अतः आप इनको एक बार देख लीजिए, इनको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, इनको नोट्स बना के रख लीजिए, पेपर में आपके काम देंगे क्योंकि 52,000 वैकेंसी सामने है। तो चलिए इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, महाकुंभ मेला कितने वर्ष में लगता है? इसका आंसर है 12 वर्ष में। वेद कितने हैं? दूसरा क्वेश्चन है, वेद कितने हैं? वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगला देखते हैं, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हैं। अगला, मुसलमानों के लिए विश्व में सबसे पवित्र शहर कौन सा है? तो मक्का है। आप जानते होंगे, इसको पढ़े भी होंगे आप, क्योंकि मक्का हजरत मोहम्मद साहब से संबंधित है जो कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हैं। अगला है, इस्लाम धर्म में सबसे महत्वपूर्ण उपदेश कौन सा है? तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है वो है खुदा एक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई पेपरों में पूछा गया, यूपीपी में तो पूछा ही गया था। उनका नाम है महावीर। एक चीज, दूसरी चीज, महावीर ही जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। एक चीज और कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भी महावीर स्वामी ही माने जाते हैं। ये भी कई चीजें इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर, इसको आप जानते रहिएगा। अगला देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये है पटना। पटना कहाँ है? बिहार में। बिहार के पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, बाज, पक्षी, धनुष व बाण कौन से सिख गुरु के चिन्ह हैं? वो हैं गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह की बात एक और जानते रहेगा, ये सिखों के अंतिम गुरु थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव थे, वो प्रथम गुरु थे। उसके बाद ये अंतिम गुरु थे। अगला देखते हैं, सिख ग्रंथ जिसको बोलते हैं आदि ग्रंथ के नाम से जानते हैं, का संकलन किसने किया था? कौन करने वाला कौन था? कौन से गुरु थे? गुरु अर्जुन देव थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का विचार किसने दिया था? ये दिए थे महात्मा बुद्ध ने। अब गौतम बुद्ध के बारे में जानते होंगे। कपिलवस्तु, अगर आप पढ़े होंगे इनके बारे में तो जानकारी आपको होगी। अगला देखते हैं, भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है, पहली बात। और जब यहाँ पर कहा जाता है, जब आर्य लोग आए थे तो उन्होंने सबसे पहले वेदों की रचना की थी, और जब ऋग्वेद की रचना हुई थी तो उस समय की जो काल है उसको ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। उसके बाद के जो वेद की रचना हुई थी उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, गीता में अध्याय व श्लोकों की संख्या क्या है? तो गीता में 18 अध्याय हैं और लगभग 700 से अधिक श्लोक हैं। भगवत गीता श्री कृष्ण के उपदेश हैं। कुरुक्षेत्र की लड़ाई में जब कौरव पांडवों की लड़ाई हो रही थी उस समय इसका उपदेश हुआ था। पारसियों का सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? आंसर है जेंदावस्ता। जेंदावस्ता लिखा है, जेंद अवस्था भी कहीं कहीं मिलता है, आप जानते रहिएगा इसको। अगला देखते हैं, बाइबल के रचयिता कौन है? तो इतना आप जानते रहिएगा कि यह एक व्यक्ति द्वारा नहीं है, ये कई संतों द्वारा लिखी गई एक संग्रह है। कई संतों द्वारा लिखा गया एक संग्रह है जिसमें मूसा का नाम बहुत बड़े स्तर पे आता है, मूसा। तो आप इसको जानिएगा, बाइबल का कोई एक रचनाकार नहीं है, कई लोगों ने मिलकर लिखा था बहुत सारी चीजों को, बहुत धार्मिक चीजों को, तो उनको संकलित करके बाइबल का नाम दे दिया गया है। इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा बाइबल। अशोक का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? ये है पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र उस समय एक महाजनपद था, अशोक का राज्याभिषेक वहीं पर हुआ था। अगला क्वेश्चन कुछ एमसी फॉर्म है, जिसको भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश शासक द्वारा चलाया गया था, कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ये पूछा जा रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए। ऑपरेशन थंडरबोल्ट, ऑपरेशन रिएंडर पोस्ट, ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो यहाँ पर आपको बता दें ऑप्शन सी सही है, ऑपरेशन जीरो आवर, यहाँ ऑप्शन सी दिया है, देख लीजिए। अगला है, एक मिनट,
अगला देखिए आप, अगला है किसको भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह। तो ये ऑप्शन डी सही है, सरदार भगत सिंह। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा आप कभी भी। दरअसल भारतीय अशांति का जनक जो है वो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। यहाँ पूछा गया भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक अगर कभी आए तो आपको भगत सिंह लगाना है। अगर कहे भारतीय अशांति का जनक तब आप बाल गंगाधर तिलक को लगाओगे। दोनों ही बहुत ही नजदीक हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो दादा भाई नौरोजी दिया है, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है या फिर भारत के वयोवृद्ध नेता कहा जाता है। ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी को बापू कहते हैं, आप जानते हो। इनका जन्म 1869 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, पोरबंदर। आगे देखते हैं, अगला है भारत में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था, किसने किया था? पेशवा, अवध के नवाब, हैदराबाद का निजाम या फिर तंजौर के शासक। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, हैदराबाद के निजाम ने किया था। अगला है आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी इटली में, जापान में, सिंगापुर में, भारत में। तो आप जानते होंगे सुभाष चंद्र बोस गए थे उस टाइम जापान से लौटे, सिंगापुर में हुई थी। इंपॉर्टेंट है सी, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण क्या था? यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, टीपू द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार न करना। दरअसल हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान शासक बनता है और वो अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं करता, जिससे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो जाता है। ये भी जानते रहिएगा। और 1799 में टीपू की मृत्यु हो जाती है और पूरा मैसूर को अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में ही टीपू की मृत्यु भी होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, 1857 की विद्रोह का असफलता का कारण क्या था? विद्रोह असफल क्यों था? यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, संगठन एवं नेतृत्व का अभाव था। ना तो लोग संगठित हो पाए, ना तो नेतृत्व कोई करने वाला था, अच्छे से नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। कहीं कहीं लोग अच्छे से नेतृत्व कर रहे थे, कहीं वैसे ही लोग आगे बढ़ रहे थे, इसलिए ये असफल हो गया। नहीं तो भारत 1857 में ही आजाद हो गया होता। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कब बना था? यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, 1875 में। मोहम्मडन मुस्लिमों के लिए बनाया गया था, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अंग्रेजों ने बनाया था 1875 में। ऑप्शन डी सही है। आगे देखते हैं, अगला है, कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, स्वतंत्र भारत का झंडा जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। एक चीज यहाँ पर जो सी दिया, देखो, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गान है। राष्ट्रीय गान ये नहीं है, राष्ट्रीय गान जनगण मन है, आप जानते हो। भारतीय झंडे में सबसे ऊपर की पंक्ति हरे रंग की, अगर आप झंडा देखोगे तो ये भी गलत है। अगर आप देखो राष्ट्रीय गान बंकिम चंद्र चटर्जी ने रचा था, तो ये भी गलत है, क्योंकि वो राष्ट्रीय गान लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो यहाँ पर कह रहा है कौन सा सत्य है, तो ऑप्शन डी सही है, स्वतंत्र भारत का झंडा जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। आगे देखते हैं, एक मिनट, चलिए अगला देख लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी पुराना क्वेश्चन है। 1936 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में कौन सी महिला मंत्री बनी थी? आप जानते हो 1936 में एक अंतरिम मंत्रिमंडल की गठन हुई थी, आप जानते होंगे। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उस मंत्रिमंडल का नेहरू जी ने विघटन कर दिया था, क्योंकि अंग्रेज मनमानी कर रहे थे। आप पढ़े होंगे, लगभग 29 महीने का शासन था। तो जब 1936 का चुनाव हुआ था, उसमें भारत आजाद हुआ नहीं था, अंतरिम मंत्रिमंडल वो लोग बना रहे थे। तो 1936 का जब चुनाव हुआ था, तो उस समय जो महिला मंत्री थी वो थी, ऑप्शन डी सही है, हंसा मेहता बनाई गई थी। कहां से बनाई गई थी? संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत कौन है? उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहते हैं। इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। अगर देखते हैं, क्वेश्चन है, हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं, किसने कहा था? यहाँ पर ऑप्शन ए सही, सर सैयद अहमद खान ने कहा था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हिंदू मुसलमान भारत की दो आंखें हैं, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन आ गए, फिर इनको आप देखिए अच्छे से। बुक्सा बांध परियोजना, बक्सा दिया है, बुक्सा बांध परियोजना भारत में कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। किशन गंगा परियोजना झेलम नदी पर है, कहां पर? जम्मू कश्मीर में। और ये यहाँ पर है जिस पर भारत पाकिस्तान का विवाद भी है। किशन गंगा परियोजना पर भारत पाकिस्तान में विवाद है। बगलिहार परियोजना जम्मू कश्मीर में ही, चिनाव नदी पर। आप इन सबको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी, इस पर भी भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, विश्व जल विद्युत परियोजना। विश्व जल विद्युत परियोजना विस्ता नदी पर है, ये कहां पर है? सिक्किम और भारत और बांग्लादेश में विवादित है। दरअसल यहाँ पर जो विस्ता नदी दिया है वो विस्ता ना होकर तिस्ता नदी है।
तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है और ये भारत से होकर बांग्लादेश में चली जाती है। तो सिक्किम से निकलती है, सिक्किम के पास से भारत में होते हुए, मतलब कि पश्चिम बंगाल होते हुए ये बांग्लादेश में चली जाती है। तो इसलिए भारत और बांग्लादेश के बीच में ये विवादित है। यहाँ विश्व नहीं होगा, ये केवल है जल विद्युत परियोजना। किसके बीच विवादित है तो आप याद रखिएगा, भारत और बांग्लादेश के। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, कहाँ पर है? गुजरात में, इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन सागर बांध कहाँ है? कृष्णा नदी पर है, कहाँ पर? कर्नाटक में। भारत या विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पर है? सतलज नदी पर, पंजाब में। टिहरी बांध कहाँ पर है? भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर, उत्तराखंड में टिहरी नामक स्थान पर ही है, इसलिए उसे टिहरी बांध कहते हैं। भागीरथी और भिलांगना नदी जहां पर मिलती हैं और यही नदियां आगे बढ़कर गंगा का रूप लेती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गाडविन ऑस्टिन जिसे बोलते हैं। एक चीज, दूसरी चीज, यह हिमालय के पार्ट नहीं है, इसको भी याद रखिएगा। हिमालय की पर्वतमाला की श्रृंखला जो कि जम्मू कश्मीर में है, हिमालय पर्वतमाला की जो जम्मू कश्मीर में है, इसका प्राचीनतम नाम क्या है? इसका प्राचीनतम पहले का नाम क्या था? अभी इसको हिमालय बोलते हैं, पहले इसको कृष्णागिरी बोलते थे, ये चीज याद रखिएगा। और वो जो पूछा यहाँ पर, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन है, जो कि हिमालय का पार्ट नहीं है, वो हिमालय का हिस्सा नहीं है, याद रखिएगा। वो है काराकोरम का हिस्सा, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर K2 पर्वत है। मनुष्य का प्राचीनतम नाम क्या है? होमोसेपियंस। हाथी का प्राचीनतम नाम कहो या फिर हाथी का पूर्वज क्या था? मैमथ, जो बहुत आकार में बहुत बड़े होते थे। अब तो हाथी उससे बहुत छोटे दिखते हैं, मैमथ बहुत बड़े होते थे। भारत का प्राचीनतम नाम जम्बूद्वीप, सबसे प्राचीनतम नाम भारत का जम्बूद्वीप। चारों तरफ पानी से घिरा था, बाद में एक तरफ, दरअसल भारत का प्राचीनतम जो रूप था वो ऐसे था, ये ऐसे, और इधर भी टेथिस सागर था, इधर भी पानी, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ था। बाद में इधर के स्थल उत्तर के मैदान बन गए, तो ये तीन तरफ आज भी भारत पानी से घिरा हुआ है, तो उसे बोलते हैं जम्बूद्वीप। नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु में है। नीले पर्वत कहाँ है? तमिलनाडु में है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि नीलगिरी की पहाड़ी और नीले पर्वत में नील कुरंजी के पुष्प मिलते हैं, आप जानते होंगे, और वो लगभग 12 वर्ष में खिलते हैं। आप अगर हमारा वीडियो देखे होंगे बायोलॉजी का, तो वहाँ इसके बारे में अच्छे से बताया गया था, प्लेलिस्ट में बायोलॉजी का वीडियो आप देख लीजिएगा। तो नील कुरंजी पुष्प की वजह से वो नीला दिखता है, नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलता है। तो नीले पर्वत कहाँ मिलेंगे आपको? तमिलनाडु में। काले पर्वत कहाँ मिलेंगे आपको? भूटान में मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर जंगल बहुत ज़्यादा है और सूर्य की रोशनी जमीन पर नहीं पहुँच पाती, तो पर्वत वहाँ भी काले दिखते हैं, तो भूटान में। गोरे पर्वत आपको अमेरिका में मिलेंगे, पीले पर्वत भी आपको अमेरिका में मिलेंगे। और भारत में सबसे लंबे पठार, भारत में जो सबसे लंबा पठार है, पठार क्या होते हैं इसको समझिए आप। पठार जमीन से उभरा हुआ वह क्षेत्र जो उठा हुआ हो और ऊपरी भाग चौरस हो, मतलब समतल हो, और जमीन से वो उठा हो, तो उसे पठार बोलते हैं, पहली बात। और पर्वत किसे बोलते हैं? जमीन से लगभग 900 मीटर ऊंचा हो, ऊपरी भाग तिकोना हो, तो वो क्या होगा? 900 मीटर से ऊंचा होगा तो पर्वत बोला जाएगा। अगर वही जमीन से 900 मीटर से कम ऊंचा हो, ऊपरी भाग तिकोना हो, तो क्या बोली जाएंगी? पहाड़ियां बोली जाएंगी। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर भारत में सबसे लंबा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, मतलब दक्षिणी भारत, जो ये वाला पार्ट मिलता है भारत का, नीचे वाला, तो यहाँ पर दक्कन का पठार बोला जाता है। ये भारत का सबसे लंबा पठार है। भारत में सबसे लंबे पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी कहाँ है? केरल में। ये वाला पार्ट आप देखते हो, ये केरल है, तो यहीं पर अनाईमुडी पर्वत चोटी है, जो भारत की मतलब दक्षिण भारत की या फिर दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। इसको बोलते हैं अनाईमुडी, केरल में है, याद रखिएगा, अन्नामलाई पहाड़ी पर। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत किसमें है? हिमालय पर्वत में है। क्या नाम है उसका? माउंट एवरेस्ट। ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। आप ये सब पढ़े होंगे। कहां पर है ये? नेपाल में। आगे देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट यहाँ दिया है, आप देख लो, यहाँ नेपाल में। हिमालय पर्वत फैला है, कितने देशों में फैला हुआ है? तो 5 देशों में फैला हुआ है, इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 देशों में फैला है। आप अगर नाम जानना चाहो तो जान लो, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन या तिब्बत वाला पार्ट, आप देखोगे 5 हो गए होंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये 5 देशों में हिमालय फैला हुआ है। अगला, विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी है। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप आप जानते होंगे, अगर आप भारत का विश्व का मैप बनाओगे तो ये बनता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये बनता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप,
तो इसे बोलते हैं, यहाँ पर जो पर्वत श्रेणी है ये एंडीज पर्वत श्रेणी। इसमें कौन सी है? इसमें रॉकी पर्वत श्रेणी है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में रॉकी पर्वत श्रेणी, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वत श्रेणी। तो एंडीज पर्वत श्रेणी जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। तो यहाँ पर कह रहा है विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी एंडीज, यहाँ श्रेणी नहीं लिखा है तो आप समझ लीजिए विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी तो एंडीज पर्वत श्रेणी है। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। अगला है एटलस पर्वत कहाँ है? अगर इसी मैप में हम आगे बढ़े तो इधर पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप, तो ये अफ्रीका में पड़ेगा एटलस पर्वत। अगला है आल्प्स पर्वत कहाँ है? इसी के ऊपर बनता है यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप में पड़ेगा आपका आल्प्स पर्वत। नंगा पर्वत कहाँ है? तो अगर आप भारत का मैप देखोगे, एक मिनट, तो आप देखोगे जम्मू कश्मीर वाला पार्ट ऐसे बनता है ये, तो यहीं पर नंगा पर्वत आपको मिल जाएगा। तो कहाँ पर है वो? एशिया पाकिस्तान में। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, भारत में पहली कोयले की खान कहाँ स्थापित हुई थी? ये थी रानीगंज। रानीगंज कहाँ है? पश्चिम बंगाल, कोलकाता के आसपास, 1820 में। भारत की पहली ट्रेन कहाँ चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच, 1853 में। भारत का पहला रॉकेट रोहिणी था, 1967 में। भारत का पहला उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट था। कब? 1975 में। भारत की पहली इस्पात फैक्ट्री टाटा है, टाटा जमशेदपुर में, 1907 में। अगला देखते हैं, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर विश्वविद्यालय 1960 में स्थापित हुआ था। कहाँ है ये? ये है उत्तराखंड में। याद रखिएगा, उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, बाद में उत्तराखंड अलग हुआ। अगला है, भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, 1935 में। कहाँ है ये? उत्तराखंड। भारत की पहली हवाई उड़ान इलाहाबाद से नैनी के बीच 1911 में हुई थी, आप पढ़े होंगे इसको। भारत का पहला जूट का कारखाना कहाँ था? रिसरा, कोलकाता में, 1855 में। भारत की पहली सीमेंट की फैक्ट्री कहाँ थी? चेन्नई में, 1904 में। भारत की पहली रबड़ फैक्ट्री बरेली में, 1955 में। देश एवं उनके नाम थोड़ा और देख लेते हैं। देश और उनके उपनाम, जिस नाम से वो जाने जाते हैं, जैसे उगते सूर्य का देश जापान, क्योंकि सूर्य की किरणें जब निकलती हैं, जैसे पृथ्वी है तो जापान यहाँ पड़ता है, सूर्य इधर से दिखता है तो सबसे पहले पृथ्वी जापान यहाँ रहता है, तो जापान पे ही सबसे पहले किरणें आती हैं, और इसलिए इसको उगते सूर्य का देश जापान को कहते हैं। डूबते सूर्य का देश, दरअसल पृथ्वी का आधे भाग जब सामने होता है तो ये आधे भाग के पास ब्रिटेन पड़ता है, तो यहाँ सूर्य डूब जाता है, फिर से निकलता है आधे भाग के लिए, तो डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन बोला जाता है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे है। ये चीज थोड़ा सा समझ लीजिए आप। ये जैसे ये पृथ्वी है, अब क्या है, ये आधी पृथ्वी है, अगर इधर सूर्य चमकेगा तो रोशनी जब पड़ेगी तो आधे भाग पे पड़ेगी, आधे भाग में उजाला रहेगा, आधे भाग में अंधेरा रहेगा। अब क्या पृथ्वी घूम रही गोल गोल, ऐसे पृथ्वी गोल गोल घूम रही है, आप जानते हो, जब घूम रही है तो ये भी भाग कभी सामने जाएगा, जब ये वाला भाग सामने जाएगा तब तक तो ये वाला भाग पीछे चला जाएगा। तो जब तक आधा भाग घूम के पीछे जाता है तब तक ये ब्रिटेन आधे पे पड़ जाता है, इसलिए आधे भाग के लिए ब्रिटेन के पास सूर्य डूबता है, फिर आधे भाग के लिए फिर से उगता है। इसलिए जब सूर्य निकलता है, जापान पे सबसे पहले रोशनी पड़ती है तो जापान को उगते सूर्य का देश कहते हैं। जब सूर्य आधे भाग के लिए फिर से चलता है तब अंतिम बार वो ब्रिटेन के पास डूबता है तो उसे डूबते सूर्य का देश कहते हैं। एक चीज, दूसरी चीज, इसी पृथ्वी में, ये पृथ्वी है, नॉर्वे आपका पड़ जाता है यहाँ पर ध्रुवीय क्षेत्र में, तो पृथ्वी तेज से झुकी हुई है, इसलिए 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा के ऊपर चमकता है तो नॉर्वे का कुछ हिस्सा रात में भी चमकता, सूर्य की रोशनी वहां पड़ती है, इसलिए मध्य रात के सूर्य का देश नॉर्वे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ देखो, पूर्व का मोती किसे कहते हैं? सिंगापुर को। इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। विश्व की छत किसे कहते हैं? पामीर की पठार, यहाँ पामार का लिखा है, पामीर की पठार को विश्व की छत कहते हैं। पवित्र भूमि किसे कहते हैं? यरूशलेम। चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? क्यूबा को। ये सब जनरली चीजें आप जानते होंगे। कॉफी का देश किसे कहते हैं? ब्राजील को, बड़ी मात्रा में कॉफी का उत्पादन होता है। हाथियों का देश किसे कहते हैं? थाईलैंड को, क्योंकि वहां पर सफेद हाथी भी मिलते हैं, प्लस सबसे ज्यादा हाथी मिलते हैं। लौंग का देश किसे कहते हैं? जांजीबार। जांजीबार क्या है? एक द्वीपीय देश है, वहाँ लौंग की खेती बड़ी ज्यादा होती थी अंग्रेजों के समय में, लौंग का द्वीप कहते हैं। पवन चक्की का देश किसे कहते हैं? हॉलैंड को। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? जिब्राल्टर को। दरअसल आप समझिएगा इसको थोड़ा सा, ये जो अफ्रीका महाद्वीप अगर बनाए हम, ये अफ्रीका महाद्वीप, आप ऐसे देखोगे अफ्रीका महाद्वीप, इसके नीचे से ऐसे ये इटली, इधर से ऐसे बनता है ये यूरोप महाद्वीप, तो ये ऐसे है, इधर अटलांटिक महासागर है, ये भूमध्य सागर वाला पार्ट है, इनके बीच में ये छोटा सा सकरा स्थान है, इसे बोलते हैं जिब्राल्टर जलसंधि। अटलांटिक महासागर भूमध्य सागर से जिब्राल्टर जलसंधि से जुड़ता है, इसलिए क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर की कुंजी किसे बोलते हैं? जिब्राल्टर जलसंधि को।
सात पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं? रोम को कहते हैं। पोप का शहर रोम को कहते हैं। पोप मतलब जो चर्च में रहते हैं। देश व उसकी संसदों के नाम कुछ देख लो, कुछ देशों के उनको संसद को क्या नाम कहकर बुलाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में। तो ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में जो संसद होती है उनको पार्लियामेंट बोलते हैं। अमेरिका की संसद को क्या बोलते हैं? कांग्रेस बोलते हैं। रूस की संसद को ड्यूमा बोलते हैं। जापान की संसद को डाइट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली बोलते हैं। नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत बोलते हैं। अफगानिस्तान की संसद को शोरा बोलते हैं। ईरान की संसद को मजलिस बोलते हैं। चीन की संसद को नेशनल पीपुल्स असेंबली बोलते हैं। अब कुछ अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं भी देख लीजिए जो देशों के बीच में होती हैं। देखिए आप, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य है। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है, लेकिन जब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था भारत से तो उस समय भारत और अफगानिस्तान के मध्य था। अभी किसके मध्य है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। आगे देख लेते हैं। 49 अंश समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के मध्य है। विश्व की सबसे लंबी समांतर रेखा, ये भी आप जानते रहिएगा, 49 अंश। आप एक मिनट देख लीजिए, मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। जैसे ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप बनता है, ये ऐसे देखते हो, इधर ये अलास्का वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट ये ऐसे जाता है, ये ऐसे, इधर ऊपर कनाडा मिलेगा, ये नीचे अमेरिका मिलेगा, यूएसए। तो इनके बीच में ये जो रेखा है इसी को बोलते हैं 49 अंश रेखा। ये किसके बीच है? कनाडा और अमेरिका के बीच। 38 अंश समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य है। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया एशिया महाद्वीप में पड़ते हैं। अगला मैनीगार रेखा, मैनीगेर रेखा भी बोलते हैं, फ्रांस और जर्मनी के मध्य है, याद रखिएगा। कुछ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आप देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकते हैं, यूपीपी की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, उनको आप भी देख लीजिए। राष्ट्रीय उद्यान एवं वो राज्य, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? आप पढ़े होंगे, उत्तर प्रदेश में है। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ है? राजस्थान में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। कान्हा किसली मध्य प्रदेश में। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला काजीरंगा असम में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैमोल लामजाओ मणिपुर में है, पढ़े होंगे आप। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, भी आप पढ़े होंगे। बुक्सा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। नामदफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। पाखुरी और नमेरी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और ये तुर्की के पिता के उपनाम से किसे जाना जाता है? कुछ नाम है आप जानते रहिएगा। मुस्तफा कमाल पाशा को आप इनके समय में पढ़े होंगे, खिलाफत आंदोलन के समय में काफी चर्चा में थे। तुर्की का जो खलीफा पद था वो पद काफी चर्चा में था 1919 के आसपास। अंग्रेज भारतीय मुसलमान काफी विद्रोह किए थे। अगला देखते हैं। रेड इंडियन कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के। किस एक्ट में लड़की के विवाह की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई? जो काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है, शारदा एक्ट, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूरे होते हैं और इन सब क्वेश्चनों को एक बार देख लीजिएगा, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उन्हें नोट कर लीजिएगा, फिर 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, ये सब याद होने चाहिए, क्योंकि घुमा फिरा के यूपीपी में यहीं से क्वेश्चन आते हैं। और जो 37-38 क्वेश्चन आते हैं, इतना मान के लोग आपको 32 क्वेश्चन या उससे ऊपर सही करना है। तो इसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पुराने हो तो कुछ लोगों के पास शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते